भारत में महिला सशक्तिकरण की जब भी बात होगी तो उदाहरण के तौर पर एक नाम जरूर लिया जाएगा और वो नाम है गोवा के राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा जी का। मृदुला सिन्हा जी साहित्यकार के तौर पर 40 से ज़्यादा किताबें लिख चुकी हैं और वो गोवा की पहली महिला फुल टाइम राज्यपाल बनी। कई सामाजिक, साहित्यिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए मृदुला सिन्हा जी हमारे साथ हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मैडम, मैं जानना चाहूँगा आपके बचपन की बातें, वहाँ से हम बात की शुरुआत करेंगे। आप मुजफ्फरपुर के एक गांव में पैदा हुई 1942 में और आपने ही किसी प्रोग्राम में एक बार बताया था कि आपकी जीवन से पहले ही आपकी संघर्ष शुरू हो गई थी। एक महिला के तौर पर, एक लड़की के तौर पे एक कहानी आप दर्शकों को बताएं। कुछ भ्रांति हो गई है उस कहानी में जी। क्योंकि उन दिनों ये नहीं पता चलता था कि गर्भ में लड़की है या लड़का है। जी। लड़की होने के नाते संघर्ष नहीं हुआ था। जी। मैंने बताया था कि मेरी माँ तब 40 वर्ष की थी जी। और तब वो प्रेग्नेंट हुई तो उनको शायद, हम अनुमान लगाते हैं, उनको बहुत बुरा लगा होगा। बेटी की शादी हो गई थी जी। तो उन्होंने दवाई ले ली, जी। खा ली मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन तब मेरी बगल की दादी थी, उन्होंने जाके मेरे पिताजी को बताया। तो उस प्रसंग में खास बात यह है कि पूरे इलाके में, मेरे गांव में नहीं, पूरे इलाके में कोई पहले पति थे वो मेरे पिताजी, जो अपनी पत्नी को शहर ले गए, मुजफ्फरपुर ले गए। कलम्बार रोड चौक पे एक मकान लेके उनको रखा। पढ़े लिखे व्यक्ति थे और इलाज करवाया तो मैं बच गई। 1942 से 1947 खास तौर पे, अगर शायद आपको याद हो कि उस ज़माने में आपको स्कूल जाने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ता था, या एक लड़की होते हुए आप स्कूल कैसे जाती थी? नहीं, मैं थोड़ा बहुत प्रोटेक्टेड थी, बहुत दुलारी बेटी थी। तो मुझे एक चाचा थे, वो लेके जाते थे स्कूल। बहुत दूर तो नहीं था लेकिन गांव के अनुसार थोड़ा दूर ही था, गांव में ही था। और मेरे चाचा भी बैठे रहते थे जब तक मैं स्कूल में रहती थी। लेकिन वो अवस्था बहुत कम दिन रही और 8 साल की उम्र में तो उन्होंने छात्रावास में ही भेज दिया। जी, ये भी बड़ी बात है। उस टाइम निश्चित तौर पर लखीसराय का बालिका विद्यापीठ मैं जानता हूँ काफ़ी नाम था, एडमिशन आसानी से नहीं मिलता था। लेकिन किस तरीके से आपके पिताजी, खासतौर पे मैं उनको बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उस वक्त इतना बड़ा डिसीजन लेना कि लड़की को हॉस्टल में डालना, वो एक बड़ी भ्रांति थी हमारे समाज में। नहीं, एक और बात थी, हॉस्टल लोग जानता ही नहीं था। जी। एक और बात वो थी कि वो इतने आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं थे। जी। बेटी को कैश निकालना पड़ेगा और वो कैशलेस सोसाइटी थी। जी। वो अन्न से ही सब बदला जाता था सामान। तो कैश किसी के पास इतना नहीं होता था। जी। इसलिए कैशलेस सोसाइटी में थे वो, मैंने बाटर का था सारा अन्न। उस अवस्था में भी चूँकि वो पढ़े लिखे गांव के पहले व्यक्ति थे और उनकी दोस्ती बड़े बड़े घराने से थी। सर सीपियन थे हमारे इधर के और बहुत लोग थे उनके साथ पढ़े हुए थे। उनके घरों की, और सीतामढ़ी एक जगह है जहाँ के वकील मुख्तारों की बेटियाँ वहाँ जा रही थी। तो ये सब उनको पता चला, जो वकील मुख्तार उनके विद्यार्थी रह चुके थे। तो इस तरह से उनको जानकारी हुई और उनके मन में था कि हम पहली बेटी को नहीं पढ़ाया, बेटा पढ़ रहे थे, स्कूल में ही थे, तो मुझे उन्होंने भेजा। उस जमाने में सामाजिक तौर पर इस बात को किस तरीके से लिया गया? क्या आपके पिताजी ने कभी इस बात को शेयर किया कि आप अपनी बेटी को वहाँ हॉस्टल बहुत में? सामाजिक तौर पे अच्छा नहीं माना लोगों ने, खास करके इसलिए कि बेटी है, छोटी है, कहाँ भेज रहे हो। लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना ऊंचा था, इतना आदरणीय था, सब समाज में, गांव में प्रतिष्ठा थी, तो लोगों ने मान लिया कि ठीक है, अच्छी जगह ही भेजे। और उन्होंने सबको समझाया गांव वालों को कि ऐसे ऐसे भी बेटों की पढ़ाई होती है। तो मैडम, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं भी मुजफ्फरपुर ज़िले का रहने वाला हूँ, उस समाज को जानता हूँ। आज की तारीख में भी अगर देखा जाए तो उस समाज में या राज्य में कहें, उस इलाके में कहें, लड़कियों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आपने कई सामाजिक बहुत पढ़ाई बढ़ी है। आप खास तौर पे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के मामले में सामाजिक तौर पर काफ़ी आपने काम किया हुआ है, संदेश देती रहती हैं। अब
किस तरीके से आकलन करती हैं कि अभी जो है लड़कियों को लेकर के बिहार या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जो इंडिया है उसमें क्या स्थिति? बहुत सजगता आई है। मैं तो कभी कभी कहीं जाती थी, बहुत भ्रमण किया है मैंने गांव देहात का भी, तो मैं कहती थी लड़के कहाँ गए, लड़के मिसिंग हैं। स्कूल जाते समय झुंड की झुंड और लाइन लगा के लड़कियां जा रही। इस तरह से अब काफ़ी ये आया है, लड़कियों में भी जागृति आई है और माता पिता भी उनको पढ़ाने का जो परिणाम होता है वो लोग देख रहे हैं कि साधारण से साधारण घर में यदि पढ़ी लिखी महिला है, टीचर हो जाती है, किसी न तरह से अर्निंग उनका बढ़ जाता है तो घर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। तो इसलिए बहुत लोग हमारे गांव में तो टीचर्स ट्रेनिंग की हुई लड़की है जी। तो उसकी शादी जल्दी लग जाती थी हमारे समय में जी। अभी नहीं, जी। थोड़ी थोड़ी होती थी उस समय लेकिन हो जाती थी। मैम आपने साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उस जमाने में इतना टफ सब्जेक्ट माना जाता होगा, ये सब्जेक्ट सिलेक्शन जो साइकोलॉजी की थी वो किस तरीके से पिताजी ने किया था। उन्होंने किया। मुझे पढ़ने लगी तो समझ में बात आई जी। लेकिन उन्होंने उनका विषय चुना हुआ था। जी। मैं मुझे इतना ज़्यादा उसके ज्ञान नहीं था। जी। समझाया होगा उन्हीं ने, जी। तो हमने वो विषय किया। और बाद में आपने बीएड भी किया? हाँ, बीएड भी किया। और उसके बाद आप पढ़ाने टीचर के तौर पर, प्रिंसिपल के तौर पे? सबसे पहले मैं कॉलेज में चली गई, लेक्चरर हो गई जी, मोतिहारी में। मोतिहारी। और वो मेरा जब रिजल्ट निकला उसके 10-15 दिन के बाद ही मैं लेक्चरर हो गई। जी। उसमें भी पिताजी की इच्छा थी, उन्होंने ही मेहनत की। और हमारे इलाके के नेता थे महेश प्रसाद सिंह जी। सबसे उनकी अच्छी जान पहचान थी। उन्होंने कहा मेरे दामाद लेक्चरर हैं तो मेरी उनकी तमन्ना थी कि बेटी भी लेक्चरर हो। जी। और उसके पीछे के लेक्चरर हो तो क्या, इलाके का लोग जाने, सामाजिक प्रतिष्ठा मिले। तो उन्होंने कहा तो फिर मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू किया। आपकी शादी कब हुई थी मैम? 59। उसके बाद से निश्चित तौर पर शादी से पहले आपके माता पिताजी, आपका परिवार आपको सपोर्ट करता रहा। शादी के बाद का माहौल कैसा था? विवाह के बाद तो माहौल ऐसा था कि मेरे ससुर जी ने अपनी पत्नी से, मेरी सास से कहा कि इसको चूल्हे के पास कभी नहीं जाना। चूल्हे पर काम, उनके शब्द थे, कम पढ़े लिखे थे लेकिन उनका ऑब्जर्वेशन था, पता नहीं मुझे में क्या देखा, कहा तो बोले नहीं नहीं इसको चूल्हे के पास मत बैठाइएगा। मुझे बहुत बाद में आश्चर्य लगा था कि मेरी सास ने इस बात को मुझसे आके और प्रेम लपेट के कहा। जनरली ऐसी बात होगी कि कोई पति अपनी पत्नी को कहेगा कि बहू से काम मत करवाओ जी। और जो पत्नी स्वयं जिंदगी भर खाना बनाई जी। तो, और इतना सहयोग पढ़ाई लिखाई में। एक 5th ईयर में मेरा बेटा हुआ तो उसको देखने के लिए 3-3 साधारण परिवार में 3-3 लोग आ गए, ये हुआ वो हुआ। बहुत सपोर्ट घर का, ससुराल वालों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट, सास ससुर। और मैं इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली हूँ। जी, निश्चित तौर पर। उसके बाद जो मैम आपने काफ़ी दिनों तक पढ़ाने का काम किया और हाँ। उसके बाद आपने लेखन कब से शुरू किया? बीच बीच में वहीं से लेखन 64 में जब एमए किया ना, जी। तो एमए का एग्ज़ाम देके जब बैठी तो मुझे मैंने अपने पति से पूछा कि मैं क्या करूं। जी। तो उन्होंने कहा आप कहानी लिखिए। जी। तो उस समय तो मुझे गुस्सा आया लेकिन मुझे याद आया कि मैंने स्कूल डेज में 2-3 छोटी छोटी कहानियाँ दोस्तों को लेकर लिखी थी। जी। तो 1-2 कहानी लिखी, फिर 3-4 साल बाद वो छप गई। तो छपने के बाद फिर वो प्रेरणा मिलती है जी। धीरे धीरे। और आज की तारीख में तो 40 से ज़्यादा नहीं, अभी मैं 51 किताब हो गई। 51 किताबें लिखी हैं। मैम उस वक्त आप शिक्षण क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, एक परिवार भी था, फिर भी आप किस वक्त बुक लेखन की जो वो मैंने सुबह का जो समय था, जी। किसी के समय में 5 से 7 का समय होता है। जी। हर व्यक्ति के लिए वो अपना समय होता है। जी। या तो वो समाज का समय नहीं है, पति का समय नहीं है, परिवार का समय नहीं है। 5 से 7 या 5 से 6, 1 घंटा भी कोई लिखता है तो साल भर में 365 घंटे हो गए। नियम से लिखता है। मैंने वही नियम बना लिया था और इसलिए इतनी पुस्तकें हो गई, इतने कॉलम्स लिखे गए, फिल्म बनी है, सब हुआ
क्योंकि नियम बना के और रेगुलर लिखना ही है, ऐसा बना दिया। शिक्षण क्षेत्र से निकल के वो ट्रांजिशन की बात करें, पॉलिटिकल एफिलिएशन, राजनीति से जुड़ना, वो स्थिति कब बनी और किस तरीके से, प्रेरणा कहाँ से मिली राजनीति में? राजनीतिक तो परिवार था ना, ससुर जी जेल भी गए हुए थे, स्वतंत्रता सेनानी थे जी। तो घर में राजनीति की चर्चा हमेशा होती रहती थी। मेरे हस्बैंड पहले मुजफ्फरपुर जिला के अध्यक्ष हुए जनसंघ के, फिर और जिम्मेदारियां उनको मिलती गई, तो उसमें घर में जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का आना, मेरे घर में ही ठहरना, आडवाणी जी का आना, सब नेता लोग आते थे तो मुजफ्फरपुर आते थे तो हमारे यहाँ ठहराया जाता था। तो वो सब देखते देखते बातचीत कोई ना कोई परख लेता है ना जी। तो उसमें से किसी ने नहीं, अटल जी ने ही कहा। जी। मैं 1980 में लोकसभा के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी की कंस्टिट्यूंसी में उनकी चुनाव संयोजिका हो गई। फिर दिल्ली आने के बाद उसी समय और फिर मैं सोशल वर्क करने लगी महिला दक्षता समिति में, और भी तो एक पकड़ हो जाती है लोगों को, संगठन वाले तो चुनते रहते हैं। फिर उन्होंने जिम्मेदारी देनी शुरू की, हम थोड़ा थोड़ा करते करते काम करते गए मेहनत से, तो आगे बढ़ते गए। कहीं मैं पढ़ रहा था कि आप जेपी आंदोलन के टाइम में भी मुजफ्फरपुर में जी जेपी आंदोलन में बहुत कम महिलाएं मुजफ्फरपुर में जुड़ी थी, जिसमें से मैं थी जी। तो जेल तो मैं नहीं गई, लेकिन हमारा पहला बहुत मुख्य काम ये था कि जो लोग जेल गए थे जी। जिनकी धरपकड़ होती थी, उनके घर में जाके उनकी पत्नियों से बात करना जी। उनको देखना कि क्या स्थिति है, कहाँ है। वो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं होती थी, बहुत घबराती थी, उनको समझाना बुझाना ये सब करना, काफ़ी उसमें जुड़ी हुई थी। कि अभी मैं छठ के टाइम पे मैं घर पे था तो एक दैनिक अखबार में एक छोटा सा कॉलम आपका था, आपके नाम से बातें लिखी हुई थी कि आज मैं गोवा में ज़रूर हूँ लेकिन यहाँ की मिट्टी जो है मुझे आज भी याद आती है। जैसे ही पॉलिटिकल कारणों से या कार्य की वजह से आप दिल्ली शिफ्ट हुई या दूसरी जगहों पे शिफ्ट हुई, अपनी मिट्टी से जुड़ाव आप किस तरीके से रख पाती हैं, बैलेंस कैसे हो पाता है? वो तो आज भी, वो तो छूटती ही नहीं। सुबह सुबह बात करें तो घर में जो परिवार में, गांव में, संबंधी में, गांव में जो अब नहीं रहे, उनको ऐसा लगता है कि प्रतिदिन हम सुबह सुबह मैं और मेरे हस्बैंड किसी न किसी को याद करते हैं। और मेरे साहित्य में भी गांव की स्मृतियों से बहुत बल मिला है। मैं वहाँ की साहित्य लिखती हूँ और इसलिए उसकी पहचान बनी है, तो इसलिए गांव तो छूटने का सवाल ही नहीं है। आपने बच्चों के लिए भी कुछ किताबें लिखी थी तो? मैं बच्चों के स्कूल में भी प्रिंसिपल थी ना बाद में जी। बच्चों को बहुत नज़दीक से देखा जी। इसलिए वहाँ भी लिखा है। अभी भी इतने व्यस्त कार्यक्रम होते हुए भी अभी जो लेखन है कितना समय मिल पाता है? मैं सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा निकालती हूँ। जी। गोवा के राज्यपाल बनने की जो बात चली वो कब आपसे पूछा गया, आपको जिम्मेदारी दी गई, क्या वाकया था वो? देखिए, मैं बहुत सक्रिय कार्यकर्ता रही हूँ। पूरी जिम्मेदारी मेरे 1980 से लेकर अब तक राष्ट्रीय जिम्मेदारी, कोई न कोई संगठनात्मक जिम्मेदारी मेरे ऊपर रही। तो दूसरे लोगों को भी ये महसूस होता था कि इनको कोई पद मिलना चाहिए, और उन लोगों ने तय किया होगा। तो मुझसे कहा गया कि आपको पहले तो मुजफ्फरपुर या वैशाली से टिकट इलेक्शन लड़ने की बात थी, तो उन लोगों ने ही सोचा होगा। फिर कहा गया कि आपको राज्यपाल के लिए हम लोग सोचेंगे। मैं चुप थी। उसके बाद ये गोवा के लिए पूछा गया, मैंने इस पर भी कुछ नहीं कहा। ऐसे मजाक से कहा कि मुझे समुद्र में क्यों फेंक रहे हो लेकिन उन लोगों ने तय किया होगा। तो उनको सबको मालूम है कि कोई जिम्मेदारी मुझे दी जाती है तो वो एक स्वभाव होता है उसको अच्छी तरह से निभाना, उनको मालूम था। तो फिर मैं तब से यहाँ हूँ। मैम, राज्यपाल का पद होता है, संवैधानिक पद होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि अपने पीछे के राजनीतिक जो भी जुड़ाव रहा है उससे अलग हटकर कार्य किया जाए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि राज्यपाल बनने के साथ वो सेंटिमेंट खत्म करना, किसी भी राजनीतिक दल से जो जुड़ाव होता है वो सेंटिमेंट खत्म करना कितना आवश्यक है या कितना मुश्किल होता है? कोई मुश्किल नहीं है।
रूप बदल जाता है काम का, समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए, और सब काम तो वही करना है। लेकिन उसमें है कि हम एजिटेशन कर सकते हैं, हम राजनीति में रहे तो अपनी बात को दूसरे ढंग से रखेंगे, अब दूसरे ढंग से रखेंगे। जैसे मेरी मान्यता है और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जो 70 साल का अनुभव है, 75 साल का अनुभव है, इस एज में आके लोग राज्यपाल बनते हैं, तो आप सोचिए कि सामाजिक जीवन या राजनीतिक जीवन भी सामाजिक जीवन है जी। राजनीतिक जीवन कोई अलग से जीवन नहीं है। तो उस जीवन का इतना अनुभव है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता होता है वो बहुत अनुभवी हो जाता है, एक से एक इंटेलेक्चुअल और बहुत पढ़ा लिखा आदमी है कितना भी, राजनीतिक कार्यकर्ता के तुलना में उसकी सामाजिक चेतना नहीं रहती है। वो जाता है डोर टू डोर, समझता है, नीचे देखता है, सब कुछ है, ऊपर देखता है। तो ये जो अनुभव है समाज का, उसको समाज के भलाई के लिए समाज को फिर से देना चाहिए यदि हम राज्यपाल हैं तो। ऐसा नहीं कि हम केवल 4-5 फाइलें साइन कर दें, ये तो संवैधानिक दायित्व है, अब तो मुझे कुछ करना नहीं है। राज्यपाल को बहुत कुछ करना है। गोवा है तो गोवा की जो स्थिति है, स्वच्छता अभियान में एक अभियान चला है, उसके हालत में उसमें क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। सरकार को लड़कियों के ऊपर यदि कोई अत्याचार की संख्या बढ़ी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए। बहुत कुछ समाज को गवर्नर, राज्यपाल जो है दे सकता है, और वो देते रहना चाहिए, उससे अलग और राजनीति से अलग होकर के। जी। अब यहाँ पे मेरा कोई राजनीतिक किसी भाजपा से कोई आता भी नहीं मेरे पास। कभी कभी मैं मजाक से कहती हूँ कि तुम लोग मुझे यहाँ बुला के छोड़ दिए, वो लोग आता नहीं मेरे पास, और कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं होती है। लेकिन सामाजिक चर्चा तो होगी ना, उनसे नहीं होगी, दूसरे लोगों से होगी, और उनको जो मेरा अनुभव है वो मैसेज देती हूँ, ये ऐसा करना चाहिए। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन कई ऐसे भी मौके होते हैं जहां मंत्रिपरिषद का जो सलाह आता है, जो रिकमेंडेशन आता है, वो आप अपने विवेक से रिजेक्ट कर सकते हैं। तो क्या ऐसे मौके आपके कार्यकाल में भी आए होंगे? मैं किसी घटना का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आया जी, मेरे कार्यकाल में भी आया, लेकिन मैं अपने कॉन्सियस मेरा अलाउ नहीं किया, और मंत्रिपरिषद का रिकमेंडेशन आने के बाद भी मैंने, एक मंत्री थे जिनको सज़ा हो गई थी, उसको मैंने माफ़ी नहीं दी। तो ये गोवा की जनता ने इसको बहुत पसंद किया, एडिटोरियल लिखे गए, सब लिखे गए। तो उसमें ऐसा नहीं था कि किसी के कहने से ये तो अपने फील हो रहा था कि यदि इस तरह के व्यक्ति हैं, इस कारण से इनको दिया गया है तो नहीं माफ़ होना चाहिए। मन मेरा ये सोचा। बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रहा था कि एक पार्टी है जिससे आप इतने लंबे वक्त तक जुड़े रहे, उसकी सरकार है, उसका रिकमेंडेशन आ रहा है, लेकिन वहाँ अंतरात्मा इस बात को जवाब नहीं दे रही है। तो क्या लगता है कि सरकार के साथ इस मामले में कुछ मनमुटाव होता है या सरकार सवाल ही नहीं। बहुत ऑनर के साथ उन्होंने, उनको मैं जानती हूँ, उनको अच्छा नहीं लगा होगा जो भी है, लेकिन उन्होंने कभी इस पर कोई ये प्रश्न ही नहीं उठाया, कोई चर्चा ही नहीं की मुझसे। दुख लगा होगा उनको, ऐसा होगा कि यदि हमने करके भेजा, हमारी है, ऐसा है, लेकिन कोई चर्चा नहीं उस विषय पे। या उनसे मेरी जो, जिसको मैंने नहीं किया माफ़ी, उससे मुझे मेरा कोई द्वेष नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कुछ नहीं, क्यों रहेगा। हम तो ठीक से, ये एक बात यही थी कि कोर्ट ने जिसको, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने जिसको सज़ा दी तो कुछ तो सोच समझ के दिया होगा, और यदि हम माफ़ कर देते हैं उसे, कैसे ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जिसमें माफ़ करना चाहिए, तो वहाँ कर देते हैं। तो मुझे यही लगा कि इसका जो मैसेज है वो बहुत ठीक नहीं जाएगा, तो बस उसमें कोई ऐसा किया मैंने। राज्य विशेष से हट करके अगर बात करें तो कुछ राज्यों में हमें देखने को मिलता है कि राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच में कटुता ज़्यादा होती है, तालमेल कम होता है। अब अपनी परिस्थितियाँ होंगी, उसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। और मैं तो ये सोचती हूँ कि अलग पार्टी की भी सरकार है, दूसरी पार्टी की, हम जिस पार्टी से आते हैं पॉलिटिकल, उससे भी जो हमारा काम है वो करना चाहिए, और कटुता लाने का कोई सवाल ही नहीं है। उनको सुझाव देते रहना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं कि हमारा सारा सुझाव लोग मान ही ले। दोनों का दो प्रकार का काम है, और
कुल मिला के फिर एक ही काम हो जाता है। जी। जो इरादा बिल्कुल साफ है तो दूसरे लोग भी उस बात को मान लेते हैं। मैम, स्वच्छ भारत अभियान से आप जुड़ी रही, ब्रांड एम्बेसडर हैं, प्रधानमंत्री जी ने आपको मनोनीत किया था। गोवा की अगर बात करें तो यहाँ पे गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट का अभाव है, या तो हम डंपिंग साइट पे डंप करते हैं या दूसरे राज्य में भेजने की ज़रूरत पड़ती है। आपको लगता है कि या सरकार के साथ, जो बीते सरकार के साथ, अब तो चुनाव होने वाला है, ये गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर के सरकार कुछ उदासीन रही है? नहीं, एक तो बना है, जी, उसका उद्घाटन हुआ, जी। और दूसरा का प्लांट बनने वाला है, वो भी चालू है, जो ऐसा होगा उसकी। तो ये दो चीज़ें, मतलब उसके उदासीन का तो सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि एक खर्चे करने का, समय का, जगह देने का, बहुत सारी बातें होती। जैसे अभी कोई भी पंचायत कूड़ा अपने यहाँ डाल के और प्लांट बनाने के लिए पंचायत कोई ये अनुमति नहीं देता है, गांव वाले नहीं देते। छोटे छोटे जो प्लांट बनेंगे, बड़ा प्लांट तो है तो वो देते नहीं है, तो जनता को उससे ज़बरदस्ती तो नहीं की जाएगी ना। उसके बावजूद सरकार और मेरी तरफ से भी और जनता की तरफ से स्वच्छता अभियान में काफ़ी काम हुआ है। यहाँ महिलाओं की स्थिति आप क्या देखती हैं? यहाँ की महिलाएं बहुत प्रबुद्ध हैं, पढ़ी लिखी हैं, बहुत समझदार हैं, और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। अभी मैंने हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये सिख और ट्राइबल बेल्ट से इन महिलाओं को, 6 ग्रुप महिलाओं को अलग अलग बुलाया। उसका पर्पस था हमारा, जो यहाँ जो गोवा सिविल कोड पूरे देश में कहीं नहीं है, समान नागरिक संहिता केवल गोवा में लागू है। तो उसके अध्ययन करने जब मैं आई थी तो प्रेस वालों ने मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा था कि इसका मैं अध्ययन करूँगी, इसका क्या इफ़ेक्ट है, क्या प्रभाव है, और उसके कारण सोशल हार्मोनी कैसी है, उसके कारण व्यक्तिगत रूप में महिलाओं को क्या लाभ होता है। तो अभी मैंने अध्ययन किया, तो मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, मुस्लिम महिलाओं का ग्रुप आया, क्रिश्चियन महिलाओं को, इतनी अलर्ट, इतनी जानकार हैं सब। अभी भी हमारे यहाँ पढ़ी लिखी महिलाएं भी जितनी नहीं हैं, वहाँ यहाँ अवेयरनेस बहुत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपने बताया कि अध्ययन किया, आपको लगता है कि दूसरे राज्यों को या देश भर में अडॉप्ट होना चाहिए, लागू होना चाहिए? ये तो बहुत दिन से हम मानते हैं, होना चाहिए। उसमें एक नहीं है कि हिंदू लॉ ही आ जाएगा, ये भी नहीं क्रिश्चियन लॉ आ जाएगा, उसको सबको मिला के यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर संप्रदाय में जो अच्छी चीज़ें हैं जिससे महिलाओं को भला होगा, महिलाओं का भला मतलब परिवार को भला, वो जो कोड हैं वो तो पारिवारिक कोड है, सामाजिक कोड है, उनसे पारिवारिक जीवन, जैसे पति पत्नी है तो दोनों के नाम से, या दोनों को जो शादी के समय में प्रॉपर्टी मिला, पैसा मिला, जो मिला वो ज्वाइंट हो जाता है। और उसी प्रकार से कितनी चीज़ें हैं, तलाक के मामले में भी बहुत सब चीज़ें जो पति पत्नी से रिलेटेड है, परिवार से रिलेटेड है, वो सब बहुत अच्छी तरह से डिफाइंड है। और सबसे बड़ी बात है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन है, बिना रजिस्ट्रेशन का कोई मैरिज नहीं। मैंने देखा जितने 300 महिलाओं को बुलाया था। अब जो रजिस्टर्ड मैरिज है, रजिस्टर्ड है, उसका बहुत तरह के फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे वो पुर्तगालियों के समय से है, और केवल गोवा है हिंदुस्तान में जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड है। हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इसको रखा गया, कभी न कभी उसको पूरा करना है। तो मैं तो बराबर से इसमें लेखन में भी मैंने लिखा है कि एक भारतीय नारी कौन है। अधिकार की दृष्टि से भारतीय नारी की परिभाषा हम नहीं कर पाते हैं। हिंदू जो अधिकार सब हैं उसमें हिंदू नारी है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होने से गृभांश भी नहीं रहता है एक दूसरे से, और एक एकरूपता आती है, हार्मनी आती है, जो गोवा में है। आपके अध्ययन से ऐसा लगता है कि जो लोग भी इस बात का विरोध करते हैं वो सिर्फ अवधारणा, गलत अवधारणा की वजह से समझ जाएंगे धीरे धीरे। 2 साल से आप गोवा की गवर्नर हैं। अंतिम सवाल मेरा यही होगा कि ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस जो रहा है गोवा के गवर्नर के तौर पर, यहाँ के जो समय आपने बिताया है वो कैसा रहा है? देखिए, यहाँ जो मैंने समय बिताया तो पहली बार तो सरकार थी, सरकार के साथ बहुत अच्छा संबंध रहा। सरकार में जो भी चीफ मिनिस्टर से लेके सभी जो मंत्री हैं, उन्होंने
एक ऑनर ही नहीं दिया। जो बातें कहीं भी कुछ करना है तो उन्होंने उसको मान लिया। अब जैसे उदाहरण के लिए ऐसे बहुत सारे काम मैंने उनको दिया है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने दिया कि एक लड़कियों की सुरक्षा के लिए, चाहे वो देसी हो विदेशी हो जो भी है, एक 2 पुरस्कार की घोषणा करिए। 2 पुरस्कार में एक होगा विजयिनी और दूसरा पुरस्कार लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए रक्षक। विजयिनी वो है कि जिसके ऊपर आघात होता है, जिसके ऊपर वो अपने को लड़के अपने को बचा लेती है, ऐसी कोई घटना होती है तो उस महिला को विजयिनी का पुरस्कार दीजिए। उसका मैसेज जाएगा और लड़कियों पे और महिलाओं पे कि हमको भी लड़ना चाहिए, अपने को बचाना चाहिए। और दूसरा रक्षक, जो पुरुष जहाँ कहीं महिलाओं के ऊपर हो रहा है, लोग बैठे रहते हैं, उनको बचाने की कोशिश करता है कोई अपनी जान पर खेल के भी, तो वो रक्षक कहलाएगा, उसको एक पुरस्कार दिया जाएगा, रक्षक। अभी छोटी सी बात है, मैंने लिख के दिया और सरकार ने इसको लागू कर दिया। मैंने कहा कि यहाँ पे 26 जनवरी को हर विभाग को या मिला जुला के टैबलो बनाना चाहिए, जैसे दिल्ली में बनता है। वो टैबलो यहाँ पे जहाँ झंडा में फहराती हूँ वहाँ होना चाहिए, बाद में यहाँ ले आना चाहिए, जब लोग आते हैं कहीं रखना चाहिए उसको। उसके माध्यम से भी एक्सप्लेन होगा सरकार का क्या योजना है, क्या काम है। उन्होंने उसको भी मान लिया। तो ऐसे बहुत सारे काम। अब छोटी सी बात है, शिक्षा मंत्री को मैंने कहा स्कूलों में स्विमिंग सिखाना, पेड़ पर चढ़ना सिखाना, ये सब काम बच्चों को सिखाना चाहिए। लेकिन क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ नारियल के पेड़ पर चढ़ना लोग नहीं जानते हैं, भूल गए, नई जनरेशन को नहीं सिखाया जाता। तो जिन चीज़ों की आवश्यकता है ये भी उन लोगों ने मान लिया है। बहुत से ऐसे कार्यक्रम मैंने दिए हैं उनको। तो सरकार के साथ एक तालमेल है और सरकार को मैंने देखा उसको मेरा अवलोकन है कि जनता के साथ हर विभाग को, हर जो वर्ग है उस सबके लिए कोई न कोई योजना है। एक एक परिवार में सरकारी योजना से कितने पैसे जाते हैं, लड़की हो, वृद्ध हो, सब हो। तो सरकार भी कल्याणकारी है, इसलिए मुझे कोई बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं हुई। अच्छा रहा। जहाँ तक समाज का सवाल है, तो समाज में अभी किसी ने मुझे कहा कि गोवा की जनता आपको बहुत प्यार करती। मैंने कहा प्यार का हाथ मैंने बढ़ाया तो गोवा की जनता का मिला। तो ये और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजुकेशनल हैं, सोशल हैं, जहाँ मैं जाती हूँ, तो सब लोग क्रिएटिव माइंड के हैं, काम करते हैं, सुसंस्कृत लोग ज़्यादा है, समाज में हार्मनी है, अच्छा लगता है। जैसा कि आपने बताया कि अभी तक का कार्यकाल आपका काफ़ी अच्छा रहा है, संतोषजनक रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपका कार्यकाल अच्छा रहे। हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। कविता का शीर्षक है वह लड़की। साइकिल पर बैठी भौचक सी वैशाली की वह लड़की देखती है आसमां की ओर, एक विश्वास, एक आकांक्षा लिए पहुँचेगी एक दिन वहीं वह अपनी पीठ पर लादे उपलब्धियों की बोरी। साइकिल के पैडल पर पाँव मारती वह बाला देखती है पीछे मुड़कर, जिसकी उंगली पकड़कर वह चलती थी खेत खलिहान और मेर पर। कैरियर पर बैठा उसका बापू मुस्कुराता है बेटी की आकांक्षा में मिलाकर अपनी आश। साइकिल पर सवार उसकी सीढ़ बनती बेटी चढ़ेगी सारी सीढ़ियाँ विकास की। जूते खेत के ढेले से डरेर से गांव की पक्की सड़क, 4 लेन 6 लेन वाली राष्ट्रीय राजमार्गों पर सरासर चलाती हुई साइकिल वह लड़की मॉल तक पहुंच गई।